स्वागत है आपका हिंदी की इस कक्षा में। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो आज के प्रकरण की शुरुआत के लिए ही हमने पहले की बात की थी। जो भाषाई समझ तथा हम लोगों ने जो चर्चा की है वर्ण प्रकरण की, वो वर्ण प्रकरण और भाषाई समझ इस शब्द अर्थ वाले प्रकरण पर पहुंचने के लिए एक नींव का काम करेगी। पीछे जब आपके पास एक मटेरियल होगा, ठीक ठाक शब्दकोश होगा पीछे का, तब जाकर के आप इस प्रकरण पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले छोटे छोटे पार्ट हैं, उन्हें आप देख करके अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से जो पहला व्याकरण का प्रकरण है वो है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ प्रकरण की शुरुआत करें इसके पहले दो लाइन। एकाधिक ध्वनियों से बनता सदा शब्द का रूप, एकाधिक ध्वनियों से बनता सदा शब्द का रूप, ध्वनि परिवर्तन से बन जाता नूतन शब्द अनूप, ध्वनि परिवर्तन से बन जाता नूतन शब्द अनूप। तो अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रकरण की शब्दार्थ। शब्द किसे कहा जाए, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है शब्द किसे कहा जाए। शब्द किसे कहा जाए? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। ध्यान दीजिए, केवल शब्द प्रकरण में आपको ये लाइन अच्छे से समझ लेनी है। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। जैसे गुलाब, मकान, लकड़ी और फूल आदि शब्द कैसे शब्द हैं आप देख सकते हैं। जैसे गुलाब, यहां समझिए गुलाब में कौन कौन सी ध्वनियां मिली हुई हैं, ये समझ करके आप ये जान लेंगे कि आपने जो पहले काम किया वो कितना आवश्यक था। तो गुलाब में आप देखेंगे स्वर रहित ग और फिर है स्वर उ, इसके बाद में ल स्वर रहित कर देंगे तो आ जाएगा स्वर का दीर्घ आ। फिर यहाँ पर बा को स्वर रहित करेंगे तो ह्रस्व आ लग जाएगा। तो यहाँ कितनी ध्वनियां हैं? 1 2 3 4 5 6 ध्वनियां हैं। एक शब्द निर्माण के लिए 6 ध्वनियों का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से अगला है मकान। एक शब्द आपके सामने आया मकान, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं माँ को स्वर रहित करेंगे तो ह्रस्व आ निकलेगा। फिर का को स्वर रहित करेंगे तो दीर्घ आ बाहर आएगा। फिर इसी तरीके से ना को स्वर रहित करेंगे तो ह्रस्व आ आएगा। तो देख लीजिए एक शब्द के निर्माण में कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया जा रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो देख सकते हैं कि एक एक शब्द को आप जब वर्णों में टुकड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रकरण की कितनी महत्ता थी। बिना इस प्रकरण के यहाँ पर पहुंचना बहुत कठिन था। तो अब आप देख लीजिए भाषा, यहां दिया हुआ है शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला वह खंड है। शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला वो खंड है जिसका निर्माण एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से होता है। शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला वह खंड है जिसका निर्माण एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से होता है। प्रत्येक दो शब्दों के बीच कम से कम एक ध्वनि में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। ध्यान देंगे, प्रत्येक दो शब्दों के बीच में, प्रत्येक जैसे ये शब्द दिए हैं, प्रत्येक दो शब्दों के बीच में कम से कम एक ध्वनि में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। जैसे दिया है कमल, कमल और कमर। यहां ध्यान देंगे ये दो शब्द आपने देखे, एक है कमर, एक ये है कमर और दूसरा ये है कमल। तो कमल और कमर में देखेंगे
कि अंतिम ध्वनि कौन, यहाँ पर रा है और यहाँ पर ला है, अंतिम ध्वनि बदल जाने से अलग ही अर्थ बन गए, अलग ही अर्थ बन गए। देख सकते हैं, एक है कमल और एक है कमर। तो कमर मतलब हो गई किसी भी व्यक्ति के ये बीच का हिस्सा, ये कमर, और कमल हो गया एक कमल फूल। तो आपने देखा कि एक शब्द जो है उसमें एक वर्ण बदल जाने से, एक ध्वनि बदल जाने से पूरा अर्थ परिवर्तित हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सार्थक और निरर्थक शब्दों की। सार्थक और निरर्थक शब्द, भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयुक्त हो जाते हैं और वाक्य में आकर सार्थक मतलब अर्थवान हो उठते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयुक्त हो जाते हैं और वाक्य में आकर सार्थक मतलब हुआ कि अर्थवान हो उठते हैं। जैसे खिचखिच, टर टर, जैसे पानी वानी आदि। आपने देखा कि निरर्थक शब्द कुछ इस तरीके से आके मिल जाते हैं जो सार्थक मतलब अर्थवान हो उठते हैं, बिना उनके वाक्य अधूरा जैसा लगता है। जैसे हम कहीं किसी के पास गए या हमारे घर में कोई आया मेहमान, तो हमने उससे कहा घर वालों से कि भाई कुछ पानी वानी लेके आओ, तो पानी वानी मतलब ये समझ में, एक जब तक पानी लाओ सीधे सीधे कहने में उतना मजा नहीं आता जितना कि पानी वानी, टर रटर में ढटर रटर बोल रहे हैं, खिचखिच गले में खिचखिच हो गई इत्यादि। ये निरर्थक शब्द भी इतना अच्छे से प्रयोग होते रहे हैं जिनको कि अब अर्थवान जैसे प्रतीत होते हैं। अब ध्यान देंगे, अगला है शब्दों का वर्गीकरण। अब हम जो ये भूमिका थी, इस भूमिका के बाद अब हम मुख्य रूप से पहुंच रहे हैं शब्दों की जो मुख्य भूमिका है, जो मुख्य वर्गीकरण है, हम वहां पहुंच रहे हैं, शब्दों का वर्गीकरण। अब ध्यान देंगे, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर 1, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर 2, व्युत्पत्ति। नंबर 2, व्युत्पत्ति मतलब रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति मतलब रचना के आधार पर। उत्पत्ति मतलब स्रोत के आधार पर और व्युत्पत्ति मतलब रचना के आधार पर। और नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो जो शब्दों का वर्गीकरण है, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण इन 4 रूपों में आप देखेंगे क्रमशः। अब हम जो बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर जब आप चर्चा कर लेंगे तो हम पहुंचेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के बाद में आएंगे व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इन 4 वर्गीकरण को हम ध्यान से समझ लेंगे तो शब्दार्थ प्रकरण हमारे लिए बहुत आसान होगा। आप अभी फिलहाल अभी बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे लिखने में, और इसका एक एक नोट्स आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। अब आप देखेंगे उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। कोई भी शब्द हमारी भाषा में कहां से आया, अर्थात उसका स्रोत या उद्गम कहां है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक बार पुनः पढ़ लीजिए, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। कोई शब्द हमारी भाषा में कहां से आया, अर्थात उसका स्रोत या उद्गम कहां है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 भागों में बांटा जाता है।
ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी या विदेशज और पांचवा है संकर। अब यहाँ हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से, शुद्ध संस्कृत भाषा से आए और हिंदी में बिल्कुल उसी तरीके से प्रयोग होने लगे, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव का मतलब है कि तद्भव मतलब वहां से आए, तत् मतलब उससे, तत् जो है उससे मतलब या उसी से, और भव मतलब उत्पन्न, उसी से उत्पन्न है परंतु अपना अर्थ बदल करके हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वे तद्भव हैं। देशज, देशज मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्मा हुआ वो शब्द जो हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, जैसे लोटिया, खटिया, बिटिया इत्यादि ऐसे क्षेत्रीय शब्द हैं जिन्हें हम देशज शब्दों के नाम से जानते हैं। अगला है विदेशी या विदेशज। विदेशज का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझेंगे, जैसे हमारे देश पर पहले पूर्व में कभी तो अंग्रेजों का कब्जा रहा, कभी मुगलों का कब्जा रहा, इस तरीके से हमारे देश में कई भाषाओं का प्रकोप रहा। तो उसमें आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिसका शासन हुआ उसी की भाषा ज्यादा प्रभावी रूप से हमारे ऊपर प्रयोग की गई। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भाषा का प्रभाव आना स्वाभाविक है। और भारत में कई भाषाओं का प्रभाव है, पूरे विश्व का भारत पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि भारत में आने के बाद हिंदी में वही सारे शब्दों का प्रयोग पूरे धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा, जिसमें बिना किसी रोक टोक के उन शब्दों को हिंदी ने आत्मसात कर लिया। तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है या विदेशज शब्द कहा जाता है। अगला है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब ये हुआ कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्द, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द जो हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम संकर शब्द कहेंगे। मतलब एक कोई किसी दूसरी भाषा का है शब्द और दूसरा किसी दूसरी भाषा का है और दोनों को मिला करके हिंदी में प्रयोग हो रहा है, वे संकर शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप एक बार अपना नोट्स बनाने के लिए ठीक से समझेंगे। तत्सम, तत्सम मतलब तत् माने उस, तत् माने उसके, और सम मतलब समान, किसके समान, उसके समान, अर्थात किसी भाषा के मूल शब्दों का ज्यों का त्यों उपयोग करना। ज्यों का त्यों, किसी भाषा का मतलब हिंदी का जन्म जो हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, तो यहाँ पर किसी भाषा से तात्पर्य ये हुआ, किसी भाषा का मतलब संस्कृत से, संस्कृत से जो शब्द आए हिंदी में पूरे उसी तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, वे तत्सम शब्द हैं। जैसे सूर्य है, मित्र है, नासिका है, ग्रह इत्यादि शब्द तत्सम शब्द है जो संस्कृत का पुट लिए हुए हैं और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव, दूसरा है तद्भव। तद मतलब तत् और भव मतलब भव। तद से बना तत् और तत् मतलब होता है उसी से, तत् मतलब उसी से, उसी से मतलब किसी से, संस्कृत से, संस्कृत से उत्पन्न, भव मतलब उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न मतलब है मूल भाषा के तत्सम शब्दों में बदलाव आने के बाद का वह रूप जो दूसरी भाषा में प्रयुक्त होता है। दूसरी भाषा से यहाँ मतलब है हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होता है उसे तद्भव, उसे तद्भव शब्द कहते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग, सर्प का सांप, और आगे बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे। यहाँ पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करना चाह रहे हैं, अभी हम आगे जब चर्चा करेंगे तो आपको उदाहरण करवाएंगे बहुत सारे, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ केवल समझाने के लिए है कि संस्कृत का शब्द हिंदी में अपना रूप परिवर्तित करके प्रयोग होने लगा, वो तद्भव है। देशज, देशज का मतलब हुआ क्षेत्र विशेष में जन्मे वे शब्द। देशज, देश जा माने जन्मा, देश में जन्मा या उत्पन्न हुआ, क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्द। जैसे डिबिया है, झंझट है, लोटिया है, खटिया है, बिटिया है इत्यादि अनेक बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष के शब्द हैं और हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं और हिंदी आराम से उन्हें स्वीकार कर रही है। अगला शब्द है, अगला भेद इसका वर्गीकरण है विदेशी। विदेशी का मतलब है कि हिंदी भाषा पर अनेक भाषाओं का प्रभाव रहा, जो हमने बात अभी पूर्व में आपको बताई। हिंदी भाषा पर अनेक भाषाओं का प्रभाव रहा, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी इत्यादि। तो अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी से उदाहरण में देखिए स्टेशन और स्कूल, फारसी से कागज और दुकान, अरबी से अदालत या जुर्माना, तुर्की से कैंची या चाकू, पुर्तगाली से कमरा या गमला,
और फ्रांसीसी से अंग्रेज या कारतूस, चीनी से चाय, लीची आदि। अनेक बहुत सारे शब्द हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं, वे सारे शब्द विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर नंबर 5 पर है संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द जो हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, और रेलगाड़ी दोनों हिंदी और अंग्रेजी के से मिल करके बना रेलगाड़ी और आराम से हिंदी में प्रयोग हो रहा है। वर्षगांठ, वर्षगांठ वर्ष का मतलब है संस्कृत का शब्द, वर्ष संस्कृत का शब्द और गांठ हिंदी का शब्द है, तो संस्कृत और हिंदी दो भाषाओं का मिश्रित होकर के हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। फिर है घड़ी साज, घड़ी शब्द हिंदी से है और साज शब्द अंग्रेजी से है, तो घड़ी साज हिंदी में आराम से प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो आपने जो वर्गीकरण का पहला पार्ट है वो यहाँ पर समझा, और इसके आगे की बात हम करेंगे अगले भाग में। अगर हमने यहाँ पर बात आगे बढ़ाई तो ये पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अब यहीं पर रोकना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।